हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा कॉमर्स एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये आपका सब टॉपिक है आपकी यूनिट नंबर 1, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का। इसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ जब हम हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी क्या अकाउंटिंग करते हैं, किस तरीके से करते हैं। इसके हम अंदर हम बेसिकली 9 अप्रोचेज़ हैं हमारी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो सारी हम डिटेलिंग में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मीनिंग से। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर प्रेजेंटली नॉट एक्यूमुलेटेड फॉर इनकन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। बेसिकली ये क्या है, हमें देखना है कि कौन सी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो काम कर रहे हैं और उनकी बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट और रिपोर्ट हमने तैयार करनी होती है। बेसिकली इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट टेल्स द मैनेजमेंट व्हाट चेंजेस ओवर टाइम आर ओकरिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। सो इस रिपोर्ट से मैनेजमेंट को बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है बिजनेस में, उनमें ओवर अ टाइम क्या कुछ चेंज आ रहा है। In simple words, human resource accounting is the art of valuing, recording, and presenting systematically the worth of human resource in the books of account. Simple words में हम कह सकते हैं कि ये human resource की accounting है books में of an organization. This definition bring out 3 important aspects of human resources. So इस definition से हमें basically 3 important steps मिलते हैं, 3 important aspects मिलते हैं, that is valuation of human resources। आप valuation करोगे, recording the valuation in the books of account, फिर आप उनकी recording करोगे जो आपने valuation की है, then disclosure of the information in the financial statement of the business, फिर आप उस information को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करोगे। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट ये ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग हो रही है। आप उनकी वैल्यूएशन करते हो, फिर आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हो, फिर आप वो इन्फॉर्मेशन जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करते हो। Now we have some importance of human resource accounting. It provide useful information to the management, financial analyst and an employee as shown below। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से हमें बेसिकली इंफॉर्मेशंस मिलती है मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एम्प्लॉयज़ को। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स। ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है फॉलोइंग मैटर्स में कि क्या मतलब रिक्वायरमेंट या डिसीजन लेना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, लोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और ह्यूमन रिसोर्स चाहिए है या नहीं चाहिए हैं। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड रिट्रेंचमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें उनको ट्रांसफ़र करना है या प्रमोशन देनी है या कहीं ना कहीं किसी ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग ऑफ फिज़िकल एसेट्स वाइस वर्सा ह्यूमन रिसोर्सेज कि क्या और हम फिज़िकल एसेट्स ला सकते हैं, मींस क्या हमें और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। इवेल्युएटिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इम्पार्टिंग फर्दर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ इन टर्म ऑफ द बेनिफिट ड्राइव्ड बाय द फर्म, कि क्या फर्दर हमें एक्सपेंडिचर करने चाहिए। आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ हाई लेबर टर्नओवर एट वेरियस लेवल एंड टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर टू कंटेनिंग। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अगर आपकी लेबर है या एम्प्लॉयज़ है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो आप में इससे ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि व्हाट इज़ द रीजंस, क्या रीजंस है एंड हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या क्या चेंजमेंट करने चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश रहें। Locating the real cause of low return on investment, that is whether it is due to improper or underutilization of physical assets और ह्यूमन रिसोर्स और बोथ, या हमें क्या मतलब कहीं हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है या हमें मीन्स जो रिटर्न है इन मतलब वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। क्या हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका या अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो वी कैन से दैट ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, कि कहाँ कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है, वो अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है। इन रिगार्ड वी कैन से दैट बेसिकली इट इज़ अ चेक सिस्टम ऑन द ह्यूमन रिसोर्स।
अब फाइनेंशियल एनालिस्ट, अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो वो इंटरेस्टेड क्यों होता है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से? इट इज़ इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एंड असेसिंग द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म. Such inner strength does not merely depend on the physical asset owned and processed by the firm, it also depends upon the type of human resource available to the firm. The vigilant, dynamic, and responsible management can steer the company well through most adverse and unfavorable circumstances. In case the human resource, especially the managerial resources at the disposal of the firm, are impartially and systematically valued and disclosed in the financial statements, it will be a valuable information for person interested in making long term investment in the firm. बेसिकली क्या है, अगर कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी इंटरेस्टेड होता है इस इंफॉर्मेशन के लिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इनका स्टाफ है, इनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितने वैल्यूएबल हैं, वो बेसिकली उनकी मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं या वर्किंग स्किल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे. And the last is the human resource accounting help individual employees in improving their performance and bargaining power. It makes each of them conscious of the contribution that he is making toward the betterment of the firm. Vice versa, the expenditure incurred by the firm on him. तो इंडिविजुअल कैसे उनके लिए हेल्पफुल होगा कि उन्हें पता लगेगा कि हम कहाँ डिराइव कर रहे हैं, तो वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी वैल्यूएशन हो रही है तो वो काम अच्छा करेंगे. ऑब्वियसली जो है उनको अपना इंक्रीमेंट भी चाहिए होता है. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एवरी लेवल, वेदर इट इज़ ऑफ मैनेजमेंट या कोई हमारा इन्वेस्टर है या इंडिविजुअल पर्सन एम्प्लॉयज़ ही हैं, तो सबके लिए ही ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने अपने पार्ट्स पे. हर चीज़ के जैसे प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है उसके भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अगेंस्ट है. कुछ ऑब्जेक्शंस हुए. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्शंस अगेन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन बींग कैन नॉट बी owned like other physical assets, therefore cannot command एनी वैल्यू. मीन्स कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, आप उसको कम्प्लीटली वैल्यू नहीं कर सकते हो. जैसे किसी भी आप फिजिकल एसेट्स को, कोई मान लो चेयर है, आपको पता है उसकी इतना प्राइस है, वो उसकी वैल्यू है, लेकिन एक ह्यूमन पर्सन को आप कम्प्लीटली वैल्यू नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो. तो दिस इज़ द अपोजिशन पॉइंट. Second one is tax laws do not recognize human being as asset. Hence, human resource accounting remain merely as a theoretical concept. जो टैक्स लॉज हैं हमारे, वो बेसिकली क्या होते हैं, आपकी एसेट्स पर लगते हैं, बट वो ह्यूमन को क्या है, एसेट मानते ही नहीं हैं. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है एक theoretical concept है rather than practical concept. There is no generally accepted models for valuation of human resources. The mode of presentation has also yet to be codified. Means कोई general accepted means पूरी तरीके से सब ने इन चीज़ों को, इन concepts को नहीं माना है, ये universal truth नहीं है जो इनके method हैं valuation के. Next is the valuation of human resource depends on a large number of abstract factors not measurable in precise money terms. Hence the valuation lack objectivity and preciousness. जो मेथड्स हैं वैल्यूएशन के ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करने के, वो मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. जैसे हम ये भी देख सकते हैं कि मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो इतना काम अच्छा नहीं कर पा रहा है, बट ही इज़ कम्प्लीटली लॉयल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो. सो अदर फैक्टर्स भी हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं. द अबव ऑब्जेक्शंस आर बेसिकली बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बीइंग अ न्यू कंसेप्ट. The opinion is still to be criticized. It is yet not less satisfying that we accounted these days have realized the disclosure of human resource in the financial statement. It is must कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको दिखाना ही पड़ता है, इसीलिए हमें उनकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है. बट इट इज़ नॉट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस. In course of time, proper techniques are bound to be developed for valuation of human resources and generally acceptable formats
will be evolved by the accountant for disclosure of the vital information in the financial statement of firms. In short, we can say that these are not basically the truth fact कि हम जिन पे वैल्यू करते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं जिनको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते. सो दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ theoretical concept, not practically concept. Now we will see some methods of valuation of human resource approach कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम क्या है ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं. और टाइम टू टाइम कुछ कुछ पर्सन ने जो है अपने आइडिया शेयर किए, अपनी जिनको हमने अप्रोच बोल दिया उनको हम पढ़ेंगे. बेसिकली वी हैव 9 अप्रोचेज इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. तो फर्स्ट अप्रोच जो हमारे सामने आती है दैट इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच. ये अप्रोच दी थी ब्रूमेट, फ्लैमहोर्स एंड पायले ने. According to them, the actual cost incurred on recruiting, selecting, hiring, training, and developing the human resource of the organization are capitalized and written off over the expected useful life of the human resources. Basically, आप एक ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने में, उसको रिक्रूट करने में, सेलेक्ट करने में, उसके जो भी जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है आप उसको कैपिटलाइज करते हो उसकी एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ से कि वो कब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है. तो उसके बेसिस पे आप जो है वैल्यूएशन निकालते हो. द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स in case of this method is thus treated in the same manner as the cost of any other physical asset. An expenditure incurred for training or development of the human resources increase the value of human assets like any other physical asset and therefore capitalize in similar manner. ठीक है, आप एक ह्यूमन रिसोर्स को लेके आते हो, उसको अपना काम सिखाते हो, ट्रेनिंग पे पैसा लगाते हो उसको, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट करते हो, तो ऑब्वियसली क्या है उसकी जो है वैल्यूएशन बढ़ती है. तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक नॉर्मल फिजिकल एसेट की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते हो वैसे ही आप ह्यूमन वैल्यूएशन के बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की भी वैल्यू इंक्रीज़ करते हो लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से. अमोर्टाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एसेट इज़ ऑल्सो डन इन अ सिमिलर मैनर. In case the human asset expire before the end of the expended service life period, the amount not written off is not charged against the revenue of the year in which such event take place. In case the useful life is recognized to be longer than the original expected, amortization is appropriately rescheduled. तो जैसे डेप्रिशिएशन लगता है फिजिकल एसेट्स पे तो वैसे ही एक अमोर्टाइजेशन वैल्यू निकाली जाती है कि आपने उम्मीद लगाई थी कि वो जो पर्सन है मान लो 10 साल तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, लेकिन वो 10 साल पूरे होने से पहले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तो आपको वो लॉस इनकर हुआ, तो जिसको आप क्या है अमोर्टाइजेशन बोलते हैं. इस अप्रोच के कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं. दैट इज़ द मेथड. ये क्या है आपका बिल्कुल सिंपल है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. द मेथड फॉलो द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू कि कितना आपने उन पे खर्चा लगाया और कितनी आपने उनसे रिवेन्यू जनरेट किया, तो उस मेथड पे बेसिकली ये डिपेंड करता है. द मेथड कैन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर वैल्यूइंग अ फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन human resources. The method suffers the following limitations also. Okay, इसके कुछ limitations भी हैं. That is the method takes into account only a part of acquisition cost of an employee. आप उसकी acquisition cost लेते हो कि आपने उसकी selection पे, hiring पे, training development में क्या क्या खर्चा किया. It does not consider the aggregate value of their potential service. उनकी वजह से जो आपको profit हुआ वो आप consider नहीं करते हो इसमें. It is difficult to estimate the period over which the human resource will provide services to the organization. क्योंकि एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हम ये पर्सन फॉर एग्जांपल 10 साल तक ही काम करेगा, बट वो एक अंदाज़ा है, एक एग्जैक्ट नहीं है कि वो तब तक काम करेगा ही करेगा. ओके, दिस इज़ बेसिकली एन एस्टिमेशन. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनकी वैल्यू निकालने में, अमोर्टाइजेशन वैल्यू निकालने में. The value of human asset according to this method goes on decreasing every year due to amortization. क्योंकि आप वो पीरियड लेके चलते हो कि कब तक काम करेगा, तो वो हर साल क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ होती रहेगी. However, in reality, the value of human resource
इंक्रीज ओवर टाइम, क्योंकि वो बंदे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनको काम करने का तरीका ज़्यादा आ जाता है, वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो बेसिकली तो क्या है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ये मेथड हमें बताता है कि उनकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती है। तो ये कुछ हमारे डिमेरिट्स थे। इन सिंपल वी कैन से दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच क्या है, ये ब्रूमेट, फेलमोट एंड पाइले ने दिया था। उन्होंने देखा था कि पर्सन पे जितना आप खर्चा करते हो उसकी ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट, तो उससे उनकी वैल्यू डिराइव्ड होती है और जो हर साल गिरती है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू जो है इंक्रीज होती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। Next approach is replacement cost approach. This approach was developed by Francis S. Likert and Eric G. Falmhorst. This approach words human resource of an organization are to be valued on the basis of the assumptions which it costs to the firm. If the existing human resources are required to be replaced with other of equivalent talent and experience. सो बेसिकली ये क्या है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच पे डिपेंड करता है। ये मेथड दिया था फ्रांसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फैलमोर्स ने कि आज अगर हम इस पर्सन को, कोई XYZ पर्सन है, उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी सेम पर्सन के जो सेम टैलेंट का एंड एक्सपीरियंस का है, तो कंपनी को क्या कॉस्ट इनकर्ड होगी। This approach is similar to the historical cost approach mentioned above, except that it allows for changes in the cost of acquiring, training and developing the employees in place of taking their historical cost of acquisition. So basically ये वही है कि अगर आप उसको रिप्लेस करते हो तो क्या आता है कि आपने उसको फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दी, वो किया, और आप एक ट्रेंड पर्सन जो आज उसका है, आज उसके एक्सपीरियंस है, उसके पास टैलेंट है, सेम कोई आप पर्सन रिप्लेस करते हो, तो जो कंपनी को खर्चा होने वाला है वो उसकी वैल्यू है। द मेथड हैज़ द फॉलोइंग मेरिट्स। दिस अप्रोच इनकॉर्पोरेट्स द करंट वैल्यू ऑफ द फर्म्स ह्यूमन रिसोर्सेज, उनकी करंट वैल्यू देखी जाती है। Thus, the financial statement prepared according to this approach are more realistic as compared to those prepared under historical cost approach. Historical cost approach में क्या था कि आप स्टार्टिंग में ही देख लेते हो और फिर देखते हो आप कितने साल तक वो काम करेगा, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू निकलती है। अगर ज़्यादा साल होंगे तो ज़्यादा वैल्यू निकलेगी, फिर वो कम होती रहती है। लेकिन इस मेथड में क्या होगा, उसकी करंट वैल्यू की अगर आज हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकलती है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू असरटेन करेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स सिंस देयर कैन बी नो कंप्लीट रिप्लेसमेंट फॉर देम। तो ये एक मुश्किल होती है कि आप कंप्लीटली एक पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकते। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आप उसकी लाइक एजुकेशन देख सकते हो या और कुछ देख सकते हो जो आपको सेम मिल जाएगा, बट उसका टैलेंट या एक्सपीरियंस, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, या ठीक है, वो हासिल करना एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो इससे भी हमें क्या, एक करेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं मिल पाती है। अब इस मेथड के भी कुछ अपने डीमेरिट्स हैं। दिस मेथड इज एट वेरिएंस विद कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ वैल्यूइंग एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. It is almost impossible to ascertain correct replacement cost of existing human resource since there can be no complete replacement of them. There is no objective way for determining of replacement cost. Personal prejudice do work. Moreover, there is no foolproof method for verification of replacement cost. In simple sense or at last we can say that completely हमें एक replacement cost नहीं मिलती है. So ये approach भी क्या है, completely reliable नहीं है, कुछ theoretical बातें ही हैं. नेक्स्ट अप्रोच हमारे सामने आती है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच. ये अप्रोच दी थी हमें हिकीमंस एंड जॉन्स ने. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू देयर अल्टरनेटिव यूज़. कि आप उस एक पर्टिकुलर ह्यूमन से उसके अल्टरनेटिव यूज़ क्या क्या ले सकते हो. मीन्स बेसिकली मल्टी टैलेंटेड आइडियाज़ को सपोर्ट करती है ये अप्रोच. इन केस एन एम्प्लॉय हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़, नो वैल्यू विल बी प्लेस्ड ऑन हिम. अगर उसका अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, बेसिकली अगर वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर वो ज़्यादा काम कर सकता है तो उसकी वैल्यू है. दिस अप्रोच स्पेसिफिकली एक्सक्लूड दोज टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन बी हायर्ड readily from outside. The approach suggests competitive bidding process for the scarce employee in an organization.
ठीक है। ये उन पे बेसिकली इसमें हम वो कंसिडर नहीं करते कि हम बाहर से कौन कितना नया बंदा लेके आए, हमारे इंटरनल जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ही वैल्यू बेसिकली इससे निकालते हैं। The opportunity cost of an employee or a group of employee in one department is calculated on the basis of the offers bids by other department of these employees. अब कुछ मेरिट्स हैं इस मेथड की, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ऑफ दिस अप्रोच ए बिडिंग प्रोसेस सच एज दिस is a promising approach toward more optimal allocation of personals and a quantitative base for planning, evaluating and developing human assets of the firm. बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उस पर्सन का काम कहाँ कहाँ वो पर्सन हम मीन्स उसको सेट कर सकते हैं। बेसिकली स्क्वायर एम्प्लॉय हम इसमें लेके चलते हैं कि ये पर्सन है वो फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, या वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, तो उसकी उतनी ही वैल्यू होगी। अगर एक कोई पर्सन है वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में वो फिट ही नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। Now the limitations of this approach are it has narrowed down the concept of opportunity cost by restricting it to the next best use of the employee within the same approach organization। ठीक है, इस बेसिकली इसको नैरो कर दिया है कि आप एक ही पर्सन की मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसकी कॉस्ट निकालते हो। It has specifically excluded from its preview that employee who are not scarce or are not being picked by other department. This is likely to result in one offering morale and productivity of the employees who are not covered by the competitive bidding process। तो ये उनके लिए एक मोरल डाउन करने वाला प्रोसेस हो जाता है जो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। इन रियलिटी देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी फील्ड में इतना स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो फाइनेंस में इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको सिर्फ फाइनेंस आता है, वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन वो फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई और वो फाइनेंस नहीं कर सकता जैसे वो परफॉर्म करता है। तो उनके लिए ये क्या है, ये प्रोसेस एज़ पर टू दिस अप्रोच उनकी वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन इन रियलिटी उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये मेथड क्या है, उनके लिए लिमिटेशन शो करता है। तो इस केस में उनके लिए मेथड क्या है, काम नहीं करता है। द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड ऑन दिस मेथड मे बी मिसलीडिंग एंड इनएक्यूरेट। दिस इज बिकॉज ए पर्सन मे बी एन एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड देयरफॉर मे बी यूजफुल फॉर वन डिपार्टमेंट बट यूजलेस फॉर अनदर डिपार्टमेंट। दस ही मे बी a valuable person for the department he is working and command a higher value. However, he may have a lower price in the bid by the other department where his services are not at all required. So this is basically जो मैंने समझाया कि वो अपनी फील्ड में इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस मेथड के थ्रू क्या है, अदर डिपार्टमेंट ने तो उसकी जो बिड प्राइस है वो ज़ीरो लगाया, बहुत लेस लगाया, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इन एक्चुअली इस केस में ये मेथड जो है फेल हो जाता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। दिस अप्रोच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय डेविड वॉटसन ने ये मेथड दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग पर ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डिटरमाइंड ईयर आफ्टर ईयर। इस मेथड के थ्रू क्या है कि उन्होंने बताया कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है किसी को रिक्रूट करने की, हायर करने की, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग की, वो हर साल क्या होगी, हर साल चेंज होगी। The standard cost so arrived at for all human being employed in the organization is the value of human resource for accounting processes। तो पूरे ह्यूमन बींग्स की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकली, ठीक है, वो बेसिकली वैल्यू निकाली जाएगी ह्यूमन रिसोर्स की। दिस अप्रोच इज़ ईजी टू एक्सप्लेन एंड कैन वर्क एज a suitable basis for control purpose through the technique of variance analysis. However, determination of the standard cost for each grade of employee is a ticklish process. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। सो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी एम्प्लॉयज़ की, और ये मॉडल हमें दिया था ले एंड स्कीवर्स ने इन 1971 में। According to this model, the value of human resource is ascertained as followed. All employees are classified in specific groups according to their age and skill. इस मॉडल के थ्रू क्या करते हैं, हम पहले हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनकी एज और स्किल्स के अकॉर्डिंग,
एवरेज एनुअल अर्निंग इज़ डिटरमाइंड फॉर वेरियस रेंज ऑफ एज। तो हर एज रेंज के लिए, एज की रेंज के लिए हम क्या है, एवरेज एनुअल अर्निंग्स को डिटरमाइन करते हैं। द टोटल अर्निंग्स विच ईच ग्रुप विल गेट अप टू रिटायरमेंट एज आर कैलकुलेटेड। द टोटल अर्निंग्स कैलकुलेटेड एज अबव आर डिस्काउंट at the rate of cost of capital. The value thus arrived at will be the value of human resources. Okay, so basically हम क्या करते हैं कि हर हमारी ह्यूमन रिसोर्स को हर एज के अकॉर्डिंग ना और स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक एज की एक मीन्स एवरेज एनुअल अर्निंग डिटरमाइन की जाती है और ये देखा जाता है कि ये एज ग्रुप जब रिटायर होगा तो ये कितनी बेसिकली अर्निंग्स जो हैं लेके जाएंगे या इनकी अर्निंग कितनी निकलती है। तो उस बेसिस पे उस ह्यूमन रिसोर्स की क्या है, वैल्यूएशन निकलती है। द फॉलोइंग फार्मूला हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय। तो बेसिकली इस मॉडल में हमारे पास एक सामने फार्मूला आता है, दैट इज़ वी आर इक्वल टू सिग्मा आई इंटू टी बाई में 1 प्लस आर इंटू L minus R. So where VER is the value of an individual, R is deals with years old, basically age, and I into T is the individual's annual earning up to the retirement. Okay, and T is the retirement age, where R is present age of the employee and बिग आर कैपिटल आर इज़ द डिस्काउंट रेट। सो इस एक फॉर्मूला दिया गया था जिसके थ्रू क्या है, हम उनकी क्या है, वैल्यूएशन निकालेंगे। Now we have some limitations of this method. First one is a person's value to an organization is not entirely determined by the salary paid to him. एक पर्सन की हम एग्जैक्ट वैल्यू उसकी जो हम सैलरी उसको पे कर रहे हैं उससे हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। ए पर्सन में लाइक टू वर्क एट ए सैलरी विच इज़ लेस देन व्हाट ही एक्चुअली डिज़र्व। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, एक पर्सन मतलब उस सैलरी पे भी एग्री हो जाता है काम करने पे जितना वो डिज़र्व करता है, क्योंकि और अदर फैक्टर्स होते हैं। मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसके घर के पास हो या जो टाइम है उसको सूट आउट कर रहा हो, तो कई बार क्या होता है कि जितना वो डिज़र्व करता है उससे कम में भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू कम है। मोरेवर ए सैलरी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। They tend to change in response to social, political and economic conditions, hence they cannot be predicted with precision and accuracy. सैलरी जो फैक्टर है वो बेसिकली चेंज होता रहता है क्योंकि हमारे मतलब इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये चलता रहता है। सो दिस इज़ नॉट exact method to calculate the value of a human resource. This method ignore the possibility that an individual may leave the organization for reasons other than death or retirement. इसमें क्या होता है, ये हम एक एज लेके चलते हैं और उसकी रिटायरमेंट एज लेके चलते हैं और उसके बेस पे क्या है वैल्यू निकालते हैं, लेकिन ये नहीं पता हमें कि वो बंदा बीच में भी छोड़ के जा सकता है। तो ये फैक्टर हम उसमें कंसिडर करते ही नहीं है। Thus, it overstates an employee's expected service life and his future earnings. This model does not take into account like the changes which people make during their career from one role to another to one or more times within the organization itself. This may result in the changes in their expected future earning and ultimately the value of the human resource. Basically इसमें जो promotion वाला concept है या role changing वाला concept है उसको completely ignore किया गया है। The model also ignores other considerations such as seniority, bargaining capacity, skill, experience, etc., which may result in payment of higher or lower salaries to employees. Thus, the salaries paid to employees may not really represent the employee's real worth to the organization. इसमें इन फैक्टर को भी इग्नोर किया गया है कि उसके पास सीनियरिटी कितनी है, ठीक है, उसके पास उसकी स्किल्स क्या हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को क्या इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि एक्चुअल वैल्यू निकालना सही नहीं है इसके थ्रू। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है, दैट इज़ रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड. This model has been suggested by Felmors in 1971. This is an improvement on present value of future earning model. ये basically फ्लैमहाउस ने दिया था 1971 में. ये कुछ नहीं, बस उसकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है present value of future earning model की. Since it take into consideration the possibility or probability of an employee's movement from one role to another in his career and also of his leaving the firm earlier than his death or retirement. जैसे पिछले मॉडल में क्या था कि
उसका जॉब रोल चेंजिंग और उसका कि वो कभी भी जॉब छोड़ सकता है, ठीक है, लीव आउट कर सकता है, तो उन फैक्टर को इग्नोर किया गया था। सेम चीज़ों को लेके इस मेथड में क्या है, उन फैक्टर्स को कंसीडर कर लिया गया है कि वो रोल चेंज कर सकता है एंड वो टाइम पीरियड से पहले उसको लीव भी कर सकता है जॉब को। According to this method, the ultimate measure of an employee's individual's value to an organization is his expected realizable value. The realizable value is estimated on the basis of the present worth of the set of future services he is expected to provide during the period he is likely to remain within the organization. So ये method completely rely करता है expected realizable value से। Basically क्या कि एक person वो अपने जितने भी दिन वो काम करता है organization में कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है और उसके बेसिस पे उसकी क्या है वैल्यू निकाली जाएगी। दिस मॉडल सजेस्टेड ए 5 स्टेप अप्रोचेस फॉर पर्पस। इस मेथड में हमें 5 अप्रोचेस दी गई हैं। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड फॉर विच ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन। उसका टाइम पीरियड डिटरमाइन किया जाता है कि वो कब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है। Identification of services state, that is his role or post that the employee might occupy during his service career, including the possibility of his quitting the organization। तो उसकी सारी सर्विसेज स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो क्या क्या रोल परफॉर्म कर सकता है या करने वाला है, इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटीज़ कि वो एम्प्लॉय को मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट आउट कर जाएगा। थर्ड वन इज एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबल period for which a person will occupy each possible service state, post or roles in future in the organization। कि वो probable period निकालते हैं कि वो किस वक्त तक कौन सा काम उसमें करेगा। Estimation of the value derived by the organization when a person occupies a particular position, that is a service state for the specific time period। Such value can be determined either by multiplying the price of the services with the quantity of the services to be rendered और द इनकम एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। तो ये एस्टिमेशन बेसिकली कैसे निकलते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में वो कितने टाइम तक काम करेगा। मीन्स हम निकालेंगे कि लाइक जो उसका प्राइस है सर्विसेज का, मीन्स बेसिकली जो सर्विस सैलरी हम उसको प्रोवाइड करने वाले हैं एंड द क्वांटिटी कि कितनी सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी। सो जो रिजल्ट निकल के आएगा उससे ये वैल्यू डिटरमाइन होगी। The total value of the services derived by the organization by different employee or group of employees is determined. The value thus arrived is discounted at a predetermined rate to get the present value of human resources. So इस तरीके से बेसिकली हम जो है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल में उनकी वैल्यू निकालते हैं कि एक पर्सन क्या क्या जॉब रोल परफॉर्म करने वाला है एंड उसकी ये भी देखा जाता है कि वो उसके चांसेस कितने हैं लेफ़्ट आउट करने के। सो जितना हमने उसको पे आउट किया एंड जितनी उसने सैलरी हमको बेसिकली सर्विसेज हमको रेंडर करके दी, उस बेसिस पे उसकी वैल्यू निकलेगी। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस मेथड सफ़र्स फ्रॉम नियरली ऑल द ड्रॉबैक्स फ्रॉम विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल सफ़र्स। Moreover, it is difficult to obtain reliable data for determining the value derived by an organization during the period a person occupies a particular position. This model also ignores the fact that individuals operating in a group may have a higher value for the organization एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें ये फैक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया कि एक ग्रुप की वैल्यू जो है ज़्यादा निकलेगी रादर देन एक इंडिविजुअल की। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो इस मेथड्स के लिमिटेशंस हैं कि हमें एक एग्जैक्ट और एक रिलायबल डाटा हमें नहीं मिलता है कि जिससे हम जो है ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट बेनिफिट मॉडल। ये मॉडल हमें दिया था मोर्सी ने इन 1973। According to of human resource is equivalent to the present value of net benefit derived by the organization from the services of the employees। इससे बेसिकली क्या है, क्या मेथड ये बोलता है कि एक पर्सन से जो उसने सर्विसेज दी उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुए तो वो उसकी वैल्यू होगी। The method involves the following steps. The gross value of services to be rendered in future by the employee in their individual as well as their collective capacity is determined.
The value of future payment, both direct or indirect, to the employees is determined. The excess of the value of future human resources over the value of the future payment is ascertained. This, as a matter of facts, represent the net benefit to the organization and account of human resources. The present value of the net benefit is determined by applying a predetermined discount range. Generally, the cost of capital. This amount represents the value of human resource to the organization. In short, we can say that मॉर्सी ने बोला कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स से जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उसको कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उससे उसकी एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट अप्रोच हमारे सामने आती है, दैट इज़ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। ये मॉडल हमें दिया था पैकिनोगन ने 1976 में। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन एन एक्सटेंशन ऑफ नेट बेनिफिट अप्रोच। ये नेट बेनिफिट अप्रोच मेथड का क्या है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है as suggested by the Morse. According to this approach, the certainty with which the net benefit in future will should also be taken into account while determining the value of human resources. इसमें हम क्या है, जो नेट बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाले हैं वो किस वजह से फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को भी कंसिडर किया गया है। दिस अप्रोच रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। इस अप्रोच ने बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं कि किन किन बेसिस पे हम जो डिटरमाइन करेंगे वैल्यू को। फर्स्ट वन इज नेट बेनिफिट फ्रॉम ईच एम्प्लॉय एज एक्सप्लेन्ड under net benefit approach. Certainty factors at which the benefits will be available. The net benefit from all employees multiply their certainty factors will give certainty equivalent net benefit. This will be the value of human resource of the organization. So ये 3 बातें दी गई हैं कि जिनके बेसिस पे हम क्या है, एम्प्लॉयज़ की जो है वैल्यूएशन निकालते हैं कि उनसे नेट बेनिफिट क्या है, हर एम्प्लॉयज़ से नेट बेनिफिट कितना निकलने वाला है। देन सर्टेनिटी फैक्टर्स लगाया जाता है कि वो बेनिफिट्स कब तक अवेलेबल हो सकते हैं या होंगे। देन जो नेट बेनिफिट निकलेंगे एम्प्लॉयज़ के, उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस सर्टेनिटी फैक्टर से, और जिससे क्या है, हमारी नेट बेनिफिट्स की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट मेथड हमारे पास आता है, दैट इज़ एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। दिस मेथड हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती इन 1976। दिस वाज द ओनली इंडियन जिसने एक मेथड दिया था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, एंड दैट वाज प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती, और उन्होंने ये मेथड दिया था इन 1976। As a matter of this fact, he is the first Indian to suggest a model for valuation of human resource of an organization. According to this model, the human resource are to be valued as a group and not an individual basis. So, इस method के according ये अकेला ऐसा मेथड था जिसमें ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया कि जो वैल्यूएशन है ह्यूमन रिसोर्स की वो ग्रुप्स में निकाली जाएगी रादर देन उसकी इंडिविजुअल बेसिस पे। प्रोफेसर चक्रवर्तीज मॉडल फॉर वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। First one is, all the employees of an organization are divided into 2 groups, managerial and non-managerial. इन्होंने एक मेथड प्रपोज्ड किया कि किस बेसिस पे हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकाल दे सकते हैं। इन्होंने पहले क्या किया, हर एम्प्लॉयज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप्स में, एक मैनेजरियल लेवल के और दूसरे नॉन मैनेजरियल ग्रुप्स। द एवरेज tenure of the employment of the employee in the group is estimated on the basis of the past experience. Then basically क्या है, उनका एवरेज टेन्योर पीरियड निकाला जाता है उनके बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। Then the average salary of the group is determined on the basis of the salary wage structure prevalent in the organization. फिर हर ग्रुप की क्या है, एक सैलरी, एवरेज सैलरी डिटरमाइन की जाएगी उस बेसिस पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली जो सैलरी स्ट्रक्चर चल रहा है। देन फोर्थ इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज नाउ डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज सैलरी ऑफ द ग्रुप विद द एवरेज टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉई इन दैट ग्रुप। फिर जो एवरेज सैलरी है ग्रुप की
उससे एवरेज टेन्योर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू आ जाएगी। The value determined under fourth step is discounted at the expected average after tax return on capital employed over the average tenure period to ascertain the present value of the estimated future payment. So basically tax factor को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। Dr. Chakrabarty suggests that the adoption of such a long-term rate will avoid fluctuation in the value of human assets from year to year simply due to changing annual rates of return. इन सिंपल सेंस वी कैन से दैट प्रोफेसर चक्रवर्ती ने किया कि एम्प्लॉयज़ को जो दो ग्रुप्स में बांट दिया, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल में। फिर उन्होंने उनकी क्या है एवरेज टेन्योर निकाला कि कितना उनका टेन्योर रहेगा, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेस पे। फिर हर ग्रुप की क्या है, दोनों ग्रुप्स की एक एवरेज सैलरी डिटरमाइन की गई उस बेसिस पे कि एक्चुअल में जो अभी फ़िलहाल जो प्रिवेलेंट स्ट्रक्चर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में फीस सैलरी स्ट्रक्चर का, फिर दोनों फैक्टर्स को उसने मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज टेन्योर को भी एंड सैलरी फैक्टर को भी। फिर उससे जो वैल्यू निकल के आई उस पे उसने डिस्काउंटेड किया उसको टैक्स रिटर्न के बेस में, फिर एक्चुअल वैल्यू उसने एस्टिमेटेड फ्यूचर पेमेंट वैल्यू को निकाला। सो दीज वर द 9 मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये एक समराइज टेबल मैंने बनाई है। इसमें आपको क्या है, जो इनके ऑथर्स के नेम है वो ज़रूर याद करके जाने, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जो अप्रोच है ये फॉलोइंग किस मीन्स पर्सन ने दी थी। फर्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, जो कि ब्रूमेट, फेलहॉर्न्स एंड पायले ने दी थी। दैन रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, दैट इज़ रेंसिस, लिकर्ट एंड एरेक्ची फेलमोर्स। देन स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच जो हिकीमेंस एंड जॉन्स ने दी थी। देन स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉर्चुनिटी, देन स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच जो डेविड वास्टन ने दी थी। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल लेवेंस कीवर्ड्स ने दिया था। देन रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल फ्लैमहोर्न्स ने। नेट बेनिफिट मॉडल मॉर्सी ने। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मॉडल पैकिनोगन ने। एंड एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच दैट इज प्रोफेसर चक्रवर्ती ने, प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती। ही वॉज द ओनली इंडिविजुअल ओनली इंडियन जिसने कोई मेथड दिया था। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच के बेस में हम लेके चलते हैं कि जो उन पे कॉस्ट एक्चुअल में अकड़ की ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट में, स्टाफिंग पे एंड रिक्रूटमेंट पे उनका बेसिकली जो एक्सपेंस कंसीडर हुआ वो उनकी वैल्यू होती है। रिप्लेसमेंट में हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट एक्सपेंस हैं उसके ऑन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट या स्टाफिंग या रिक्रूटमेंट में ऑन अनदर वन आर कंसिडर। ठीक है, कि अगर आज हम इस पर्सन को रिप्लेस करते हैं तो जो नए पर्सन पे जो खर्चा होगा कंपनी का वो क्या होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में हम ये देखते हैं कि उस एक पर्सन के कितने अल्टरनेटिव व्यूज़ हम निकाल सकते हैं कि अदर जो डिपार्टमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के वो उसको कितनी बीडिंग करते, एक बीडिंग प्रोसेस किया जाता है। सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बिठाया जाता है कि एक पर्सन है जो उसकी डिमांड कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट में उसकी डिमांड होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो मेथड है इतना कारगर नहीं है, क्योंकि एक पर्सन जो हो सकता है वो एक डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज़्यादा स्किलफुल हो कि उसको और काम आते ही ना हो, लेकिन वो अपने काम में इतना माहिर है कि कोई उसके जैसा काम नहीं कर सकता है। बट इस मेथड के थ्रू क्या है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है क्योंकि वो अदर डिपार्टमेंट में उसकी वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ईच ग्रेड इज डिटरमाइन, उसमें एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जाएगी। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल में था हमारा कि टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड एंड डिस्काउंट विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर, कि वो अपने टाइम पीरियड में बेसिकली कितनी वो सैलरी लेगा या कितना मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे देगी, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। देन रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, एम्प्लॉय मूवमेंट फ्रॉम वन रोल टू अनदर रोल इज़ कंसिडर, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू मॉडल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें एम्प्लॉयड की मूवमेंट देखी जाती है कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो अपनी सर्विसेज कितनी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। नेट बेनिफिट मॉडल में हमने देखा था कि एक पर्सन से, एक एम्प्लॉय से जो कंपनी को है बेनिफिट कितना गेन हो रहा है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर में कुछ कॉस्ट इक्विवेलेंट फैक्टर को कंसिडर किया गया था।
देन एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच मेथड में ग्रुप्स की वैल्यूएशन बेसिकली निकाली गई थी। हर एम्प्लॉय को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल में। फिर उस बेस पे उनकी वैल्यूएशन निकाली गई। तो सो दिस इज़ द बेसिकली क्रक्स ऑफ दिस द चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये 9 मॉडल्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं, इनके ऑथर्स के नाम आपने पढ़ के जाने हैं, इनको डिटेलिंग में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट आया हो इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। और सेम नेम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है अल्फ़ा कॉमर्स एकेडमी, आप वहाँ पे जाके हमको डीएम भी कर सकते हैं इफ़ यू नीड डिटेलिंग नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैप्टर में, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें से 100% है कि क्वेश्चन आता ही आता है। बेसिकली वो इनके ऑथर्स के नेम पूछता है। इसमें आप क्या है, मार्क्स अचीविंग चैप्टर है। थैंक यू।